चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद। रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र सिंह और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश जल गया है। मैं बहुत सही शब्दों में कह रहा हूं, जल गया है। आग लग रही है बांग्लादेश के गलियों में, चौराहों में। बांग्लादेश जिसका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत से काफ़ी बेहतर है, वहाँ पर बांग्लादेश के न्यूज़पेपर्स के ऑफिसेज में आग लगा दी जा रही है। सर, ये पूरी घटना अगर हम बांग्लादेश को देखें तो पिछले 1.5 साल से जल ही रहा है। अगर शेख हसीना की जब सरकार थी उनसे पहले उनसे विरोध शुरू हो गया था। मैं एग्जैक्ट 1.5 साल नहीं, मैं नंबर्स पे नहीं जा रहा, बट अगर मैं देखूं पिछले 5 अगस्त जब पूरी सत्ता परिवर्तन हुई और तब से अभी ये विषय कई मामलों में बांग्लादेश जल ही रहा। कभी जब शेख हसीना की सरकार थी तो उनके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें हिंसा हुई। मोहम्मद यूनिस जब सत्ता में आए एक तरीके से, तब हिंसा हुई, उसमें बहुत से लोग मारे गए। और अब फिर उन्हीं छात्र आंदोलनों, जिन छात्र आंदोलन से लोग सत्ता में आए, वो उन्हीं में से फिर विरोध हो रहा है और फिर हिंसा हो रही है। मैं 2-3 चीज़ें करेक्ट करता हूँ राम। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे हिंसा हुई यूनुस की सरकार, वो टारगेटेड किलिंग थी। यूनुस के आदेश पर, यूनुस के इशारों पर टारगेटेड हिंदुओं की हत्या की गई। उसके बाद जो है यूनुस ने फिर एक दिन नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट सुनाई दिया। आपको पता नहीं याद हो कि ना हो, याद होगा ऑब्वियसली, कि सपना चौधरी के गाने बजा के ये लोग डीजे पे ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ, नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आया, इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कुछ लोगों ने कि हमारे यहाँ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। फिर उसके विरोध में कुछ लोग आ गए प्रोटेस्ट करने की चुनाव नहीं होने चाहिए। फिर कई लोग आए कि चुनाव होने से पहले ये होना चाहिए। फिर उसमें कुछ लोग आए कि चुनाव होने से पहले ये के साथ वो होना चाहिए। फिर वो आए कि वो क्यों करना है। तो वो प्रोटेस्ट की लगातार सीमा, और उसमें लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो हत्याओं को अगर मैं प्रोटेस्ट का नाम लूं तो उसमें आप 1-2 लोगों की मौत आराम से जोड़ सकते हैं। मतलब किसी वो गिनती में भी नहीं है। 1-2 लोग मर गए, वो तो जनरल चीज है बांग्लादेश में। उसके बाद फिर आता है जब मोहम्मद यूनुस पे प्रेशर आता है कि चुनाव करवाओ। अब यूनुस पे प्रेशर आ रहा है चुनाव करवाओ, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उस्मान हादी को टारगेट करवाया। और ये श्योर है क्योंकि उसको चुनाव नहीं करवाना है। वो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहता है। उसका मन है कि वो और सत्ता में रहे। कब्र में उसके पांव लटके हुए हैं, लेकिन उसका मन है कि वो आखिरी सांस तक मैं सुल्तान बना रहूंगा बांग्लादेश का। और ये आइडियोलॉजी भी यही है, जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है, जो जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी है बांग्लादेश में, वो यही चाहती है। उनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है और वो यही चाहते हैं उनका कोई एक तो उनका पालतू उस कुर्सी पर बैठा रहे जो पैसे लाके दे, और बाकी हम इस देश में पूरी जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी है उसको फैलाएं। याद होगा कि एक फुटबॉल मैच होने वाला था बच्चियों का, वहां पे ये जमात के लोग पहुंचते हैं, वो पूरे ग्राउंड को तितर बितर करना, वहां पे मारपीट करना। तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल चल रही हैं। अब जो ये उस्मान हादी की मौत के बाद शुरू हुआ है, सबसे पहला ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस का स्टेटमेंट याद है आपको? उन्होंने कहा था कि ये जो है जो उसको सर इस रूप में देखते हैं कि अभी जो हाल के पिछले 2 दिनों से जो घटना हो रही है, उसकी शुरुआत हुई उस्मान हादी की मौत के बाद। उनकी मौत हुई सिंगापुर में हॉस्पिटल में। उससे पहले उन पे शूट आउट हुआ था जिसका बांग्लादेश में इलाज चल रहा था। बांग्लादेश के बाद वो सिंगापुर गए, सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत के बाद एक अजीब सी हिंसा उभरी है। अजीब सी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हिंसा सिर्फ इस बात की नहीं हो रही कि जिन लोगों ने उन्हें मारा उन्हें पकड़ा जाए, सजा दिया जाए। इस विरोध में आप देखेंगे कि भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं। भारत हाई कमीशन जो है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पूरे प्रोटेस्ट को आप देखेंगे, अखबारों के ऑफिसेस पे हमले हुए हैं, उन्हें जला दिया गया। लगभग 30 के आसपास जर्नलिस्ट फंसे रहे जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। आप हाई कमीशन को धमकी देते हैं, आप हाई कमीशन का घेराव करने जाते हैं। जो सो कॉल्ड ये जिहादी प्रोटेस्टर्स हैं, सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं, जो कि असल में जिहादी हैं। ये लोग, आप जाते हैं, आप इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। हालांकि बांग्लादेश पुलिस और आर्मी उनको रोकती है, लेकिन ये दिखता नहीं है कि ये साफ प्लान्ड अटैक है, क्योंकि आपके जो टारगेट्स हैं बहुत सटीक हैं। आपके जो टारगेट्स हैं, इंडियन हाई कमीशन है, इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर का ऑफिस है, उनका घर है, तमाम चीजों पे हम आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर और जोड़ूं सर, बांग्लादेश में लगभग 5 सेंटर्स हैं जहां पे वीजा मिलते हैं।
उनमें से 2 को बंद कर दिया गया, सिक्योरिटी कारण की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा, और बाकियों के सामने भी विरोध प्रदर्शन किए गए। तो इस समय ये सवाल उठता है कि बांग्लादेश में अगर राजनीतिक उथल पुथल हो रही है या जो इलेक्शन आने वाला है उसको लेकर अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वो विद इन द स्टेट होना चाहिए। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी मांग अपनी सरकार से होनी चाहिए कि भाई जिन्होंने इन्हें मारा है उन्हें आप पकड़िए, चाहे आप किसी कैसे भी पकड़िए। लेकिन ये विरोध उस तरह का नहीं हो रहा। ये विरोध मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना कि ये मैन्युफैक्चर किया गया विरोध, ये एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए है। ये इसका असली डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद यूनुस ही है। वो आता है और वो अगर उस्मान हादी की मौत होती है तो बांग्लादेश में हुई, बांग्लादेश में उसको गोली मारी गई, गोली मारने वाले बांग्लादेश की पुलिस करी कि वो बांग्लादेशी हैं, गोली मारने वाले बांग्लादेश छोड़ के अभी बाहर नहीं निकले, या ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस कह रही है वो वहीं पे हैं, उनकी खोजबीन जारी चल रही। अचानक से उस्मान, उससे पहले ही आपका प्रोटेस्ट शुरू होता है कि हम इंडियन हाई कमीशन पर हमला कर देंगे, हम इंडियन हाई कमीशन पे ये। अगर इंडियन हाई कमीशन बंद हो जाता है ना तो आधे बांग्लादेशियों की सांस अटक जाएगी। सांस अटकने की अपने बात कही तो मैं बता दूं, जो 2 सेंटर्स बंद किए गए जहां पे भारत के वीजा मिलते थे, उसके बाद बहुत से लोगों को ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी थी, जिनका भारत में इलाज होता है, वो नहीं आ पा रहे। तो एक बहुत नुकसान हो रहा है। एक बहुत बड़ा नाम उभर के आया था जो हम मेजरली राइट में लगातार डिस्कस भी करते हैं, उसको कई बार फन वे में भी ले जाया गया, लेकिन खदीजा खातून का नाम आया। एक लेडी जिसने गुहार लगाई कि मेरे हस्बैंड के इलाज के लिए मुझे जाना है, मुझे वीजा नहीं मिल रहा है, और वो न्यूज इंडियन मीडिया ने भी बड़ी प्रोमिनेंटली कवर किया था। आप समझ सकते हैं अगर भारत वीजा देना इन बांग्लादेशियों को बंद कर दे, जो हालांकि बहुत कम नंबर्स हैं वो बांग्लादेशी जो ऑफिशियली वीजा लेके आते हैं, नहीं तो 3 करोड़ तो वैसे ही डंप हो गए यहाँ पे कूड़े कबाड़े की तरह। तो इन बांग्लादेशियों को वीजा देना अगर बंद कर दिया है तो बांग्लादेश में जो मेडिकल टूरिज्म वाली कहानी है बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। तमाम लोग ऐसे हैं जो इंडिया में ट्रांजिट लेते हुए और भी देशों में जाते हैं, उनको भारत आना होता है, भारत से वो फिर और देशों की फ्लाइट्स लेते हैं या जैसे भी जाते हैं। ऐसी तमाम चीजें बांग्लादेश में रुक जाएगी। ऐसे अगर इंडिया ये वीजा सेंटर्स पूरी तरीके से बंद कर देता, आपने जो बोला कि 2 करीब 3-4 के और नाम आए जिन्होंने भी अपने पूरे काम को लिमिटेड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम केवल मेडिकल फैसिलिटी वालों को वीजा देंगे, जिनकी ट्रांजिट है इंडिया से उनको हम वीजा देंगे, कि जो इंडिया आएंगे, इंडिया से निकलेंगे और फिर वो किसी और देश जाना चाहते हैं चले जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब अगर आप एडवाइजरी देखेंगे इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर की जो वेबसाइट की एडवाइजरी, कई लोग ऐसे हैं जो मेडिकल के लिए वीजा लेते हैं, वो भारत आते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। उन्होंने साफ लिखा है कि आप जिस हॉस्पिटल के लिए वीजा लेके जा रहे हैं वहीं पे इलाज करवाइए। आप दूसरे हॉस्पिटल के नाम पे निकलते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर वो यहीं पे रह जाते हैं। उनमें से कई ऐसे लोग हैं जैसे पाकिस्तानी है, PIA की फ्लाइट लेके जाते हैं और कनाडा में फ्लाइट खड़ी करके गायब हो जाते हैं, पूरा का पूरा क्रू वैसे ही ये गायब हो जाता है। और उस फ्लाइट को ले जाने के लिए दूसरे पायलट्स और क्रू बुलाया जाता है और फिर उसको भी ढूंढना जाता है कि भैया कहाँ गए, अरे तुमको ये ले जानी थी, हमको लगा कि हम तो आ गए हैं, बस यहीं रहना है, क्यू में आए थे और हम भी यहीं पे अब गायब हो जाएंगे। तो वही वाली चीज है, ये बांग्लादेशी आते हैं और यहाँ पे भारत में, क्योंकि सबको पता है कि मुझे हंसी आ रही थी, वो वीडियो देख के आज सुबह ही देख रहा था, वो बंगाली भाषा में है, उसमें वो एक जिहादी है, वो कहता है कि अगर बांग्लादेश से भारत को पैसा जाना बंद हो जाए तो ये हिंदुस्तानी भूखे मरेंगे, भारतीय लोग भाई कैसे नहीं कोई लॉजिक है इस बात का? वैसे तो ये मेजरली राइट का टॉपिक है, कोई सेंस है इस बात का? सर हमें अक्सर बोलते हैं कोई सेंस है इस बात का? वो वाली चीज है। पूरी घटना को लेकर सर अब मोहम्मद यूनुस ने क्या किया है इसे भी जान लेना चाहिए। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए एक दिन के लिए 1 डे डिक्लेयर एज अ स्टेट मॉर्निंग, एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। 20 दिसंबर को पूरा देश बंद रहेगा, झंडे जो है आधा झुके हुए रहेंगे। और उसमें भी हैरानी वाली बात ये है साहब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं रखता बांग्लादेश में, वो यूनुस के लिए रखता है, ठीक है। और जनरली स्टेट होते हैं जब जो कि स्टेट के लिए कुछ बड़ा किया हो, चाहे कुछ ऑनरेबल किया हो, एक प्रोटेस्ट होता है, एक विरोध प्रदर्शन होता है, छात्र विरोध प्रदर्शन से शुरू होता है, कहानी सत्ता बदलने तक जाती है और उसके बाद
इस व्यक्ति ने तो ऐसा कोई पोजीशन होल्ड नहीं, उसके लिए भी ये बेसिकली अपीजमेंट की पॉलिसी है यूनुस की, क्योंकि वो जमात जैसी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस के आइडियोलॉजी पे चलता था, तो उसको पता है कि अगर मुझे अपनी कुर्सी बचानी है तो मुझे ऐसी अपीजमेंट की चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसी चीज़ें नहीं करेगा तो यूनुस को अपनी कुर्सी खोनी पड़ेगी। और ये बहुत तय है। एक जमात के लीडर ने कहा था कि हमने शेख हसीना को तो मौका दिया, यूनुस को 5 मिनट का भी मौका नहीं देंगे अगर वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। उसका इनडायरेक्ट मैसेज यही था कि हम 5 मिनट का भी मौका नहीं देंगे। उसने ये बोला है, ऑन रिकॉर्ड है ये। इसमें और एक मजेदार चीज है, आप जरूर सुने और आप लोग भी सुने। उन्होंने कहा कि लेट्स बी पेशेंस, नो लिसन टू प्रोपेगेंडा एंड रूमर्स, रिफ्रेन फ्रॉम एनी रश डिसीजंस। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको थ्रेट है, और टेररिस्ट एक्टिविटीज है, ये जो ब्लडशेड हो रहा है, जो बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके लिए थ्रेट है। बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो ये सब दुनिया चाहती है। आप आए हैं एक ऐसे तरीके से जो कि अनडेमोक्रेटिक है, आप पता नहीं जो भी बने हैं वो उसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वो एक प्रोटेस्ट हुआ और फिर आप सत्ता में। और जिस तरह से इनके शासन काल में वहां पे हिंसा हुई, इनका ये कहना कि बांग्लादेश में जो लोकतंत्र है उसकी तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। ऑब्वियसली ये यूनुस ने ये बात सही बोली, मैं इस चीज का सपोर्ट करता हूं कि बांग्लादेश चुनाव की तरफ बढ़ रहा था, जो लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र की नींव है चुनाव, लोकतंत्र सबसे बेसिक चीज है। लोकतंत्र में चुनाव एक बहुत जरूरी तरीका होता है उस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का। यूनुस नहीं चाहता ये लोकतंत्र बचे। बांग्लादेश चुनाव की तरफ बढ़ रहा था, लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा था। यूनुस ने कहा इस लोकतंत्र को फ्रैक्चर करना है। फ्रैक्चर करने के लिए उसने उस्मान हादी पर गोली चलवाई। उसके बाद ये पूरा जो है, ये पूरा प्रोटेस्ट जो रेडिकल्स का है उसको पूरी तरीके से उसने प्लान किया, उसकी पूरी डायरेक्शन की, और उसके बाद इस पूरे प्रोटेस्ट को लॉन्च किया। बांग्लादेश में आग लगवाई। द डेली स्टार, प्रथम आलो, ये इन दोनों न्यूज़ चैनल्स के ऑफिसेस पे, न्यूज़ पेपर्स के ऑफिसेस पे आग लगा दी गई। और सबसे बड़ी चीज़, इन जिहादियों ने क्या किया, उसके अंदर 25 लोग थे, करीब 20-25 लोग, पत्रकार फंस गए। उनको बाहर से पहले बंद किया, फिर आग लगाई कि कोई जिंदा बच ना पाए। वो तो शुक्र हो वहाँ के फायरमैन और फायरमैन और फायर ब्रिगेड और आर्मी का कि उन्होंने फोर्सेस ने मिलकर उनको रेस्क्यू कर लिया। नहीं तो ये लोग तो चाह रहे थे कि वो 25 लोग जिंदा। आखिर आप अगर नहीं चाह रहे थे, सबसे पहली बात आप नहीं चाह रहे थे, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने उस घर को जलाया, उस ऑफिस को जलाया क्यों? अगर आपने ऑफिस को जलाया तो दूसरी चीज, आपने वहां का दरवाजा बाहर से क्यों लॉक किया? क्योंकि आप चाह रहे थे कि ये लोग मर जाएं, ये लोग अंदर दम घुट के मर जाएं। एक पत्रकार का मैं कुछ देख रहा था कि वो कहता कि मुझे सांस नहीं आ रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था। उसने ये सारी चीजें बोली। उसके बाद आप आज ये लोग जिस तरीके से, एक न्यूज आई मैंने पढ़ा, उसमें भी ये भी था कि इन लोगों ने कुर्सियां चुरा ली, CPU चुरा ली, मॉनिटर। ये तो जहां प्रोटेस्ट हुआ है, जहां जिन ऑफिसेज में हमले हुए हैं, वहां से सामान गायब भी हुए। मैं कंपैरिजन सुनाता हूँ। 9 मई को पाकिस्तान में वो होता है, प्रोटेस्ट होता है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद। उस प्रोटेस्ट में क्या होता है कि लाहौर कोर कमांडर के घर पे हमला होता है। लाहौर कोर कमांडर के घर से कोरमा, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, मुर्गियाँ, मोर, उसकी पैंट, तमाम चीज़ चोरी आती। कुछ तो वो जो गोला दागने वाली वो होती है तोप, छोटी तोप, उसको लेके भाग रहे हैं। कोरमा वर्मा घर के आगे लगी होगी वो शायद। कोरमा वर्मा, हाँ, कोरमा उसके घर के से फ्रिज से खाना निकाल के भागे ये सब। अब आते हैं बांग्लादेश, कट, यहाँ से सीन कट होता है। अब आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में जब ये शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और जब ये लोग शेख हसीना के घर में घुसे, वो सारी चीजें लेके भागे जिसके बारे में कई बार डिस्कशन भी ओपनली नहीं किया जा सकता। उसका बेड लेके भाग गए यार कुछ लोग, कुर्सी, बेड, सोफा। अब प्रथम वालों एक न्यूज़पेपर, वो किसी ने कितनी मेहनत से खड़ा किया होगा, क्योंकि एक मीडिया संस्थान खड़ा करना बहुत छोटी चीज नहीं होती है। उस मीडिया संस्थान को किसी ने कितनी मेहनत से खड़ा किया होगा। वहां न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी, एक तो उसको आग लगा दी। कुर्सी, अपने कंप्यूटर खरीदने का औकात नहीं होगी तभी तो आप चोरी करके भागे हो। कुछ कुर्सी लेके भागे, कुछ CPU लेके भागे। प्लस अब असेंबल अगर हो आप किसी अपने ही देश के इंस्टीट्यूशंस पे इस तरह से हमला कर रहे हो, खासकर जो मीडिया इंस्टीट्यूशन है जो आप ही की ही खबरें छापती हैं, तो ये अपने आप में एक सवाल बनता है। ऑब्वियसली सवाल बने ना बने, ये आपकी सोच को दर्शाता है कि आप किस तरीके की तुच्छ सोच को रखते हो और आपकी सोच कितनी छोटी है और आप किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो दुनिया के सामने। क्या दुनिया ये चीजें नहीं देख रही है? हाँ, ये बात तो सच है कि दुनिया इस चीज को
कई ऐसे लोग हैं जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप लोग ये सारी चीजें कर भी पा रहे हैं। लेकिन दुनिया देख रही है ये सारी चीजें, तो वो तो बहुत जरूरी चीज है। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत ने भी प्रतिक्रिया की है। भारत ने उस्मान हादी के मर्डर के जो शूटर है उसका भारत आने की जो खबर है उसको खारिज किया, और भारत ने कहा कि भारत की ज़मीन इस तरह के उद्देश्यों के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होती है, और इस तरह के जो आरोप हैं वो गलत हैं। भारत ने एक चीज और की है कि भारत ने कहा है कि जो शेख हसीना को जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने शेख हसीना की नहीं सर, खालिदा मैं वही कह रहा हूँ। दूसरा उन्होंने बोला कि खालिदा जिया जी को अगर मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होगी तो भारत वो भी करेगा उनके लिए, और उनके बेटे का भी जवाब आया था कि ये लगा कि हाँ कोई अपना हमसे बात कर। यही अगर आप एक लोकतांत्रिक विचारधारा रख के थोड़ी सी भी लोकतांत्रिक विचारधारा अपने मन में रखते हैं ना, तो आप भारत से बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भारत और आपकी सीमाएं सबसे ज्यादा मिलती हैं। आपके दो देशों से सीमाएं मिलती हैं, एक म्यांमार से और एक भारत से। म्यांमार से बहुत थोड़ी सी सीमा मिलती है, ज्यादातर आपकी भारत से मिलती है। आपके तमाम सुख दुख में भारत खड़ा रहा, आपको आपका देश बना के देने वाला भारत है, तो आपको ये समझ में आता है और आप इस चीज को मानते हैं, और तभी आप ये सारी चीजें करते भी, आप उसी तरीके से अपने रिश्ते को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन जब आपके मन में लोकतांत्रिक विचार हैं ही नहीं, आपको पता है कि मुझे इस देश का तानाशाह बनना है, और आपको ये भी भरोसा है कि इस तानाशाही के लिए मुझे या तो अमेरिका या तो चीन पैसे देते रहेंगे, तो फिर आप भारत से जरूर बिगाड़ेंगे, क्योंकि अगर आप भारत से नहीं बिगाड़ेंगे तो चीन आपसे खुश नहीं होगा। उसके अलावा भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर बांग्लादेश में जो हाई कमीशंस हैं, भारत की जो हाई कमीशंस हैं, उन पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर उनसे चिंता व्यक्त की। उन्हें कहा कि इसके वहाँ सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। अभी तक जो हुई हैं घटनाएं उस पर भारत की इस तरह की प्रतिक्रिया रही है। अगर हम बांग्लादेश में डेवलपमेंट की बात करें तो खालिदा जिया के जो बेटे हैं वो ऐसी खबर आ रही है कि 25 दिसंबर को वो बांग्लादेश आएंगे। बीएनपी बांग्लादेश के बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, उसको हेड करने वाली खालिदा जिया की तबीयत खराब है, उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल जो अगर हम बांग्लादेश में हिंसा के अलावा अगर एक राजनीतिक डेवलपमेंट की बात करें तो ये हुई हैं। मैं उस्मान हादी पे एक बार वापस आऊंगा। उस्मान हादी को जब गोली लगी थी उसको डीएमसीएच में उसका इलाज चल रहा था, ढाका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, और वो कोमा में था, लेकिन चीजें हो सकता है बेहतर हो सकती थी। यूनुस को लगा कि लगता है कि ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा तो मामला मेरे हाथ से निकल जाएगा। उसने तुरंत आदेश दिया कि इसको सिंगापुर भेज रहे हैं। सिंगापुर में किसने देखा कि वो किसकी साजिश थी कि उसको मार दिया गया? उसकी मौत हुई इंजरीज की ही वजह से, या यूनुस ने वहां पे अपने कुछ चीजें प्लांट की और उसको वहां पे निपटा दिया? क्योंकि यूनुस को तो अपना एक एजेंडा है जो सेट करना था, यूनुस ने वो एजेंडा सेट कर दिया। उसके बाद जो बांग्लादेश जल रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी रात वहां पे दंगे चले हैं, पूरी रात वहां पे आगजनी हुई है, सड़कों को जला रहे हो आप, ऑफिसेज को जला रहे हो आप, तोड़ फोड़ मचा रहे हो अपनी स्टेट की उसमें। तो सवाल तो उठते हैं कि उस्मान हादी को सिंगापुर ले जाया गया, 5-6 दिनों के अंदर उस्मान हादी का काम तमाम हो गया। तो ये तो भैया यूनुस से सवाल पूछना चाहिए बनता है, और ये बांग्लादेश के लोगों से पूछना चाहिए कि जब उसका इलाज चल रहा था, वो कोमा में था, लेकिन डॉक्टर्स ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा था कि उसकी हालत बुरी है आप उसको ले जाइए। तब तक अचानक से एंट्रीम गवर्नमेंट को ऐसा क्या लगा कि नहीं इसको सिंगापुर भेजना चाहिए हमें? एक और तथ्य है जिसमें जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो ढाका पुलिस जो पूरी घटना की जांच कर रही है, उसने पहले भी बयान दिया था कि उनके पास ना इस बात के कोई संकेत हैं और ना ही सबूत हैं कि जो हमलावर है वो बांग्लादेश छोड़कर भारत आया है। तो उनकी पुलिस जो जांच कर रही है पूरी घटना की, उसके भी इस तरह के विचार हैं। इसके बावजूद बांग्लादेश में इस तरह की भावनाएं या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, भारत को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और एक एंटी इंडिया भारत विरोधी विचार को रखते हुए वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने बोला कि मिस्टर रहमान जो है खालिदा जिया के बेटे वो बांग्लादेश आ रहे हैं, वो ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि 2007 में उनको गिरफ्तार किया जाता है, 2008 में वो जेल से छूटते हैं, फिर वो मेडिकल के उस पे टर्म पे वो यूनाइटेड किंगडम चले जाते हैं। वो तब से वहीं रह रहे थे, उन्होंने बांग्लादेश में कभी वापसी नहीं की थी। अब ये सारी चीजें हो रही हैं, शेख हसीना की सरकार चली गई है, इसके बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनकी वापसी हो रही है। यूनुस को ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो वापस आते हैं मिस्टर रहमान, हो सकता हो वो एक मास लीडर के तौर पे उभर जाए, क्योंकि वो खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी फैमिली भी बांग्लादेश की लिबरेशन में काफी एक्टिव थी, उनके फादर साहब। तो हो सकता हो उनकी पार्टी सत्ता में रह भी चुकी, उनकी पार्टी सत्ता, हो सकता हो वो मास लीडर के तौर पे उभरे। यूनुस को ये भी नहीं पच रहा होगा। वो एक होता है ना कि आगे की सोच लो तो कुछ ऐसा बिगाड़ दो,
तो हालात इतने बिगाड़ दो कि सामने वाले को ये संभलने का मौका ही ना मिले कि वो चीज़ों को सही करने की बात भी कर सके। तो ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है कि ये जो पूरा ऑब्वियसली ये पूरा एंटी इंडिया तो स्टेट वो सेंटिमेंट्स को मैन्युफैक्चर तो किया ही जा रहा है। हो सकता हो कि चुनाव ना हो और ये तमाम चीज़ें हैं, खालिदा जिया के बेटे वापस आ रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों का माइंडसेट तैयार किया जा रहा होगा। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने की घोषणा हुई है, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह की हिंसा बांग्लादेश में हो रही है ये कई तरह के सवाल भी खड़े करती है और ये चिंता भी बनाती है कि क्या जो बांग्लादेश में चुनाव होंगे वो फ्री और फेयर हो पाएंगे। बांग्लादेश में अभी सवाल यही है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि यूनिस को देख के और उसकी जो हरकतें हैं वो देख के तो ये नहीं लगता कि वो चुनाव करवाने के मूड में है। फिलहाल ये हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा कि वो चुनाव हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। सर दूसरी एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो घटना हुई बोंडी बीच पर उसके बाद कुछ कड़े कदम उठा रही है वहाँ के जो गन है, जो लाइसेंस फायर आर्म्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने यह फैसला लिया है कि बाय बैक करेगी, यानी ऑलरेडी जिनके पास लाइसेंस्ड वेपन है अब उनको वापस सरकार खरीदेगी। जो आर्म लाइसेंस जो लोग हैं उनकी संख्या तेजी से घटाएगी। ये इसका जो सरकार ने फैसला लिया कि इसका जो कॉस्ट होगा वो सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50 डिवीजन के बाद होगा। और ये जो दोबारा प्रोसेस चल रहा है फायर आर्म्स को बाय बैक करने का, ये 1996 की घटना के बाद एक बड़ी एक्सरसाइज मानी जा रही है। पोर्ट आर्थर की घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की, दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी एक ओपन फायरिंग के उसमें। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने गन कल्चर है उसको कम करने के लिए बहुत कड़े नियम लगाए थे। अब ये बोंडाई बीच पे जो हुआ उसके बाद ये नए नियम लगा रहे हैं। मैं बस चलते चलते बस इतना ही बोलूँगा राम, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और इस पे एक फैक्ट मैं जोड़ता हुआ चलूं कि अभी तक जो खबर आ रही है 4 मिलियन फायर आर्म्स जो हैं लाइसेंस्ड हैं आम लोगों के पास और उसे खरीदने की कोशिश बाय बैक करने के पॉलिसी के थ्रू वापस गवर्नमेंट उसे खरीदने की कोशिश कर रही है। और ऑस्ट्रेलिया में जो सिविल है पॉपुलेशन है उनके पास कम फायर आर्म रह सके और लोग उसके नियम जो हैं और कड़े किए जा रहे हैं ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। फिर हम यहीं पे अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं राम। और आपको अगर ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद। जय हिंद। Chanakya Forum presents रणक्षेत्र।